आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर 17। लेक्चर 17 बोल सकते हैं या पार्ट 17 बोल सकते हैं। ठीक है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या बात करा था? हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बात करा था फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस। मीन्स हम किसी भी रिलीजियस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी रिलीजियस को प्रोपोगेट कर सकते हैं, किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं। ये हमारा आंतरिक मामला होगा। इसमें ना तो कोई स्टेट इंटरफेयर करेगा, ना कोई इंडिविजुअल इंटरफेयर करेगा। आज हमने बात करनी है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब ये क्या है? आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। जो भी माइनॉरिटीज है उसके प्रोटेक्शन या उसके उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। जो भी माइनॉरिटीज है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही आर्टिकल 29 है। अब माइनॉरिटीज हो गया दो तरह का। क्या क्या माइनॉरिटीज हो गया? एक रिलीजियस माइनॉरिटीज, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। मीन्स एक जो धर्म के आधार पे माइनॉरिटीज है वो, और एक लैंग्वेज के आधार पे जो माइनॉरिटीज है वो। दैट मीन्स दो तरह के माइनॉरिटीज हो गए, एक लिंग्विस्टिक और एक रिलीजियस। ठीक है, तो आर्टिकल 29 क्या प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स residing in any part of India having distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. That means कहने का मतलब है कि कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स इंडिया के जो भी टेरिटरी में रह रहा है, जो भी इंडिया के टेरिटरी में रह रहा है और वो किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में रह रहा है, किसी सेक्शन सिटीजन्स किसी भी सेक्शंस का है, और अगर उसका लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर डिस्टिंक्ट है, दैट मीन्स अलग अलग है या भिन्न है, तो वो क्या कर सकता है? उसके पास क्या अधिकार है कि वो कंजर्व कर सकता है डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को, डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट को और डिस्टिंक्ट कल्चर को। ये क्या कर सकता है? उसको कंजर्व कर सकता है। ये अधिकार देता है आर्टिकल 29। ठीक है, अब एक बात हमने ये देखना है यहाँ कि यहाँ जो दिया हुआ है एनी सेक्शंस, यहाँ पर ना तो मेजोरिटी की बात की गई है ना तो माइनॉरिटीज की बात की गई है। एनी सेक्शन का कहने का मतलब है यहाँ पर मेजोरिटी की भी बात की गई है और माइनॉरिटीज की भी बात की। यहाँ पर कोई भी माइनॉरिटी मेजोरिटी की स्पेसिफिक बात नहीं की गई। मीन्स यहाँ पर माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों की बात की गई है कि अगर चाहे मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो, अगर उसका लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर अगर वो डिस्टिंक्ट है तो उसके पास ये अधिकार है, वो क्या कर सकता है? उसको कंजर्व कर सकता है। ये क्या कर सकता है? उसको कंजर्व कर सकता है। फर्दर, नो सिटीजन shall be denied admissions into any educational institutions maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religious, race, caste और लैंग्वेज। दूसरी बातें क्या कर दिया? दूसरी बातें ये कर दिया कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन क्या हो रहा है? स्टेट के फंड से चल रहा है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन स्टेट के फंड से मेंटेन हो रहा है तो उसमें किसी भी सिटीजन्स को एडमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकता है। किस ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजियस, रेस, कास्ट, लैंग्वेज या एनी ऑफ देम। इन चारों में से किसी भी ग्राउंड पे क्या कर सकता है? उसको एडमिशन के लिए कोई डिनाई नहीं कर सकता। कोई भी इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है? एडमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो इंस्टीट्यूट किससे चल रहा है? अगर वो इंस्टीट्यूट आपका स्टेट फंड से चल रहा है तो। ठीक है, उसके बाद the first provision protects the right of groups while the second provision guarantees the citizens of a right of a citizens as an individual irrespective of the community to which he or she belongs. फर्स्ट वाले में बात करना था हमें। फर्स्ट वाले में क्या बात हो रहा है? फर्स्ट वाले में बात कर रहा है एनी सेक्शंस। मींस ये ग्रुप क्या कर रहा है? ये ग्रुप कर रहा है, ये बात कर रहा है ग्रुप ऑफ पीपल की। ये सेक्शंस क्या बात कर रहा है? ग्रुप ऑफ पीपल, दैट मीन्स कम्युनिटी की बात कर रहा है। उसके बाद ये क्या बात कर रहा है? नो सिटीजन्स, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है? इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है। अब हम एक अगर एग्जांपल लें जामिया मिलिया का, जामिया मिलिया मान लीजिए या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मान लीजिए, ये है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, लेकिन इसको क्या हो रहा है? इसको कुछ ना कुछ फंड्स गवर्नमेंट देती है। तो वहां पर क्या हो सकता है? वहां पर आप किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते या एडमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है,
उसके बाद आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शंस टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। हमने पहले ही बात कर रखा था कि माइनॉरिटीज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रिलीजियस होगा या लिंग्विस्टिक होगा। माइनॉरिटीज का मतलब जो दोनों होगा, दैट मीन्स रिलीजियस माइनॉरिटीज भी हो सकता है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद however the supreme court held that the scope of this article is not necessarily restricted to minorities only. दैट मीन सुप्रीम कोर्ट इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो आर्टिकल 29 है इसका स्कोप सिर्फ माइनॉरिटी तक ही नहीं होनी चाहिए, इसका स्कोप क्या होना चाहिए, ओनली एज इट इज कॉमनली एज्यूम टू बी, क्योंकि ये कॉमनली एज्यूम किया जाता है कि जो आर्टिकल 29 का स्कोप है वो सिर्फ माइनॉरिटी तक जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्कोप सिर्फ माइनॉरिटी तक नहीं जाता। ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ वर्ड सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स इन द आर्टिकल दैट इंक्लूड माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजोरिटीज। हमने बात करा था, क्या बात करा, शुरू में ही हमने बात करा एनी सेक्शंस। एनी सेक्शंस कहने का मतलब है कि मेजोरिटी भी प्लस माइनॉरिटी भी, इसमें एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जुड़ा हुआ है। ठीक है। सिर्फ ये माइनॉरिटीज की बात नहीं करता, ये किसकी किसकी बात करता है, ये माइनॉरिटीज की भी बात करता है और मेजोरिटी की भी बात करता है। ठीक है। उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट Supreme Court also held that the right to conserve the language includes the right to agitate for the protections of the language. मीन्स कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आपके पास अधिकार है आप अपना लैंग्वेज को कंजर्व करने का, तो आपके पास अगर ये कंजर्व करने का, लैंग्वेज कंजर्व करने का अधिकार है, तो आप लैंग्वेज के लिए चाहे धरना दें चाहे प्रदर्शन करें, वो आपका अधिकार है। मीन्स आप अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, धरना भी दे सकते हैं, किसी तरह का प्रदर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन वो धरना क्या हो, शांतिपूर्ण हो। ठीक है। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप भूख हड़ताल कर सकते हैं, वो कंडीशन एक ही है कि वो क्या होना चाहिए, वो आपका मीन्स पीसफुल होनी चाहिए, वो शांतिपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है। आप अपने लैंग्वेज को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं, उसमें आपको इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी स्टेट का ना तो इंटरफेयर होगा, ना कोई इंडिविजुअल या प्राइवेट इंडिविजुअल का इंटरफेयर होगा। ठीक है। Hence, the political speeches or promises made for the conservation of the language of a sections of the citizens does not amount to corrupt practices under the Representation of the People Act 1951. इसीलिए क्या है, इसीलिए जो भी पॉलिटिकल स्पीच दिया जाता है या जो भी पॉलिटिकल प्रोमिसेस किया जाता है, किसके लिए, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज, किसी भी सेक्शंस के लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए अगर कोई स्पीच दिया जा रहा है, अगर कोई प्रोमिसेस किया जा रहा है कि हाँ हमें जिताओ, हमें जिताने के बाद आपके लैंग्वेज को बचाया जाएगा, तो वो क्या है, वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। इसके अंडर अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, इसके अंतर्गत क्या है, वो करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इस माइनॉरिटीज का क्या अधिकार है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये क्या है, ये अधिकार है किसका, माइनॉरिटीज का। अब देखिए आर्टिकल 30 ग्रांट्स द फॉलोइंग राइट टू माइनॉरिटीज वेदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। अब देखिए, अब यहाँ पर बात की गई सिर्फ माइनॉरिटीज की, यहाँ पर क्या बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है माइनॉरिटीज की। यहाँ पर लिख गया है राइट्स टू माइनॉरिटीज, ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो या चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हो। ये किसकी बात की गई है, सिर्फ माइनॉरिटीज की बात की गई है। ठीक है। ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। सभी माइनॉरिटीज को ये अधिकार है, वो क्या कर सकते हैं कि अपने चॉइस से क्या कर सकते हैं, वो इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो इंस्टीट्यूशन लिंग्विस्टिक हो चाहे वो इंस्टीट्यूशन रिलीजियस हो। वो क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। ये अधिकार है माइनॉरिटीज के पास। चाहे वो ऑफ देयर चॉइस का मतलब है, चाहे वो टेक्निकल डिग्री खोले, चाहे वो मेडिकल खोले, चाहे वो बीए बीकॉम वाली कोर्स खोले या रिलीजियस कुछ भी चीजें चलाए, वो माइनॉरिटीज का अधिकार है। और ये अधिकार कौन देता है, ये अधिकार आर्टिकल 30 देता है कि आप क्या कर सकते हो, आप अपना इंस्टीट्यूट अच्छे तरीके से चला सकते हो, स्टैब्लिश कर सकते हो।
ये माइनॉरिटीज के अधिकार है। उसके बाद द compensation amount fixed by the state for the compulsory acquisition of any property of minorities educational institutions shall not restrict or abrogate the right guaranteed to them. दैट मीन्स कहने की बात ये होगी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या 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 कर दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, और वो जो बेसिक राइट्स दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स है उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया था, लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब इसके इसके बेस में क्या है, उस टाइम में थी जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट, और वो क्या थे, वो सोशलिस्ट लीडर थे। तो जैसे ही सोशलिस्ट लीडर कहने का मतलब है कि वो क्या चाहते थे कि हर एक के पास क्या हो, हर एक के पास इक्वल जमीन हो, इक्वल प्रॉपर्टी हो। तो ये जैसे ही हम जमींदार से क्या करते थे, जैसे ही सरकार जमींदार से जमीन लेना चाहती थी तो जमींदार कहाँ चले जाते थे, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में ये बोलते थे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, छीना जा रहा है। क्यों छीना जा रहा है, ताकि हम गरीबों में बांट सकें। इसलिए इन राइट्स को क्या कर दिया गया, इन राइट्स को हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते, और उसको फंडामेंटल राइट से किसमें चेंज कर दिया गया, लीगल राइट्स में, अंडर आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A में क्या कर दिया गया, इसको लीगल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को। अब उसके बाद क्या हुआ, अगर मान लीजिए कोई भी जगह पे माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन है, कोई भी जगह पे क्या है, माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन है, और वहां पर क्या हो रहा है, स्टेब्लिश हुआ है और एडमिनिस्ट्रेट हो रहा है वो माइनॉरिटीज। अब मान लीजिए अब सरकार को वहां से रोड निकालनी है, या सरकार को क्या करना है, कंपलसरी एक्वाजिशन करना है उस प्रॉपर्टी का। तो सरकार क्या कर सकती है, फिक्स्ड अमाउंट दे सकती है और डिटरमाइन कर सकती है उस प्रॉपर्टी को एक्वाजिशन के लिए। सरकार क्या करेगी, फिक्स्ड अमाउंट देगी ताकि क्या हो सके, उस लैंड को या उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सके। ठीक है, उस टाइम पे माइनॉरिटीज ये नहीं बोलेगा कि हाँ यहाँ हमारा इंस्टीट्यूट है या हमारा इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया गया है, तो आप हमारा क्या कर रहे हैं, आप हमारे राइट्स का फंडामेंटल आर्टिकल्स 30 का एबॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, ये बातें नहीं कह सकता माइनॉरिटीज, क्योंकि उनको क्या कर दिया, उनको फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज इन दिस रिगार्ड। The act deleted the right to property as a fundamental rights article 31 मीन्स इस एक्ट को क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, ये बातें यहां तक समझ आ गई। तीसरी बातें क्या है, इन ग्रांटिंग एड द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मैनेज्ड बाय माइनॉरिटीज। मीन्स जिस टाइम में स्टेट फंड दे रही है, किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर फंड दे रही है, तो स्टेट ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि हाँ ये माइनॉरिटीज का इंस्टीट्यूट है, या ये माइनॉरिटीज इसको रन करता है, या माइनॉरिटीज ने क्या किया, इसको एडमिनिस्टर किया है। इस स्टेट इस बात पे क्या करेगा, इसको बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद thus the protection under article 30 is confined only to minorities, religious or linguistic, and does not extend to any sections of citizens as under article 29। दैट मीन्स आर्टिकल 30 जो क्या करता है, आर्टिकल 30 किसको प्रोटेक्शन देता है, सिर्फ माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देता है। दैट मीन्स लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो या रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, वो आर्टिकल 29 की तरह किसी भी सिटीजन को क्या करता है, इस बात का अधिकार नहीं देता। सिर्फ किसको देता है, सिर्फ माइनॉरिटीज को देता है। However, the term minority has not been defined anywhere in the constitution। जबकि माइनॉरिटी टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है। माइनॉरिटीज का क्या मीनिंग होना चाहिए या माइनॉरिटी का क्या मतलब है, वो पूरे संविधान में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, द राइट अंडर आर्टिकल 30 आल्सो इंक्लूड्स द राइट ऑफ ए माइनॉरिटीज टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज। आर्टिकल 30 क्या देता है, आर्टिकल 30 ये भी कहता है कि जो माइनॉरिटीज है वो अपने चिल्ड्रन को क्या कर सकता है, अपने भाषा में एजुकेट कर सकता है। आर्टिकल 30 इस बात को भी इंक्लूड करता है। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 3 तरह के हैं। क्या क्या तरीका है, पहला तरीका है इंस्टीट्यूशन दैट सीक रिकॉग्नाइजेशन एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि रिकॉग्नाइजेशन और फंड, या इसको बोल सकते हैं एड, ये क्या कर रहे हैं, एक पहला इंस्टीट्यूट ऐसा बना दिया जिसमें रिकॉग्नाइजेशन भी और फंडामेंटल राइट्स, फंड भी कौन दे रहा है, स्टेट दे रहा है। दूसरा इंस्टीट्यूट क्या हो गया,
इंस्टीट्यूशन दैट सीक ओनली रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द स्टेट एंड नॉट एड, रिकॉग्नाइजेशन ले रहा है लेकिन फंड नहीं ले रहा। तीसरे तरह का क्या हो गया, तीसरे तरह का हो गया आपका कि वो इंस्टीट्यूट जो कि क्या कर रहा है, ना तो ये रिकॉग्नाइजेशन ले रहा है ना ये फंड ले रहा है। दैट मीन्स इंस्टीट्यूशन दैट नाइदर सीक रिकॉग्नाइजेशन नॉर एड फ्रॉम द स्टेट, ना तो वो रिकॉग्नाइजेशन ले रहा है स्टेट से ना वो फंड ले रहा है स्टेट से। अब इन तीन तरीके के इंस्टीट्यूट में किस तरीके से मैनेज होगा चीजें, या क्या क्या रेगुलेटरी बॉडी होगा, ठीक है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप, ये जो रिकॉग्निशन भी ले रहा है और फंड भी ले रहा है और रिकॉग्निशन ले रहा है और फंड नहीं ले रहा है, इसको क्या होगा, इसको क्या करना, आर सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट विद रिगार्ड टू सिलेबस प्रिस्क्रिप्शंस, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, डिसिप्लिन, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट और टीचिंग स्टाफ एंड सो ऑन। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइजेशन भी ले रहा है और एड भी ले रहा है, और जो इंस्टीट्यूट सिर्फ रिकॉग्निशन ले रहा है एड नहीं ले रहा है, इन दो इंस्टीट्यूट को क्या मानना पड़ेगा, स्टेट रेगुलेट करेगा। जैसे सिलेबस के मैटर पे, एकेडमिक के मैटर पे, सैनिटेशन के मैटर पे, डिसिप्लिन के मैटर पे, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के मैटर पे, ये क्या करेगा, ये स्टेट रिक्रूटमेंट करेगा या स्टेट का एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगा, ये एक रेगुलेटरी पावर होगा स्टेट का। दैट मीन्स स्टेट उसको रेगुलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद द इंस्टीट्यूशन ऑफ थर्ड टाइप, दैट मीन्स ना तो वो एड ले रहा है ना वो रिकॉग्निशन ले रहा है स्टेट से, तो उसका क्या होगा, आर फ्री टू एडमिनिस्टर देयर अफेयर्स बट सब्जेक्ट टू ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉ लाइक कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्स लॉ, इकोनॉमिक रेगुलेशंस एंड सो ऑन। दैट मीन्स ना तो वो फंड ले रहा है ना वो रिकॉग्निशन ले रहा है स्टेट से, तो उस जगह पे क्या होगा, उस जगह पे ये करना पड़ेगा कि वो क्या कर सकता है, वो एडमिनिस्टर करना फ्री है, मीन्स वो अपने तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है उस इंस्टीट्यूट का। लेकिन क्या करना पड़ेगा, उनका जो जनरल लॉ है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, लेबर लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉ है, टैक्स लॉ है, इकोनॉमिक रेगुलेशन है, इन सबको मानना पड़ेगा स्टेट का। मीन्स जो जनरल चीजें जो सबके लिए है वो मानना पड़ेगा। रेगुलेशन आप खुद से कीजिए, जिसने एड भी नहीं लिया, फंड भी नहीं लिया और जिसने रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं लिया, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने तरीके से इंस्टीट्यूट को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन तरह की इंस्टीट्यूशंस की बात होगी। इन ए जजमेंट डिलीवर्ड इन द सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस, इसमें क्या हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट हैज समराइज्ड द जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू establishment and administration of minority educational institutions in the following way। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007 में क्या हुआ था, 2007 का केस है, सॉरी 2006 का केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या समराइज किया कि आप क्या कर सकते हो, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक समराइज्ड किया है रूल्स एंड रेगुलेशंस का। उस रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या है, the right of minorities to establish and administer educational institutions of their choice comprises the following rights। क्या क्या राइट्स है उसके पास, to choose its governing body in whom the founders of the institutions have faith and confidence to conduct and manage the affairs of the institutions। मीन्स अपने गवर्निंग बॉडी को चूज कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने गवर्निंग बॉडी को चूज कर सकते हैं, ताकि क्या हो सके, किसको फाउंडर बनाना है, किसके ऊपर फेथ है, किसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, किसको कौन है ऐसा जो मैनेज कर सकता है, तो इन सबको क्या कर सकता है इंस्टीट्यूट, अपना गवर्निंग बॉडी बना सकता है, ठीक है। टू अपॉइंट टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ को अपॉइंट करने के लिए जैसे टीचर्स है, लेक्चरर्स है, हेडमास्टर्स है, प्रिंसिपल्स है और नॉन टीचिंग स्टाफ्स है, एंड टू टेक एक्शंस इफ देयर इज डेलीगेशन ऑफ ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉय। मीन्स अगर टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, अगर वो क्या कर रहा है, अगर उसके ऊपर एक्शंस लेना है, चाहे वो ड्यूटी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो किसी भी पार्ट के रिगार्डिंग हो, वो क्या कर सकता है, वो इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, अपने तरह से क्या कर सकता है, उसके ऊपर एक्शंस ले सकता है, अपने तरफ से क्या कर सकता है, उसके ऊपर एक्शंस ले सकता है। टू एडमिट एलिजिबल स्टूडेंट्स ऑफ देयर चॉइस एंड टू सेटअप ए रीजनेबल फी स्ट्रक्चर्स, एक रीजनेबल फी स्ट्रक्चर्स को सेटअप कर सकता है, या स्टूडेंट बाय चॉइस ले सकता है। बाय चॉइस मीन्स एक कोई क्राइटेरिया बना दिया कि हाँ इतने नंबर आएंगे या ये क्राइटेरिया है, ये टेस्ट पास करना पड़ेगा, तो उस चॉइस से क्या कर सकता है, वो अपना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ले सकता है। उसके बाद
टू यूज इट्स प्रॉपर्टीज एंड एसेट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। अपने प्रॉपर्टी को, अपने एसेट्स को क्या कर सकता है, अपने बेनिफिट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। उसके बाद द राइट conferred on minorities under Article 30 is only to ensure equality with the majority and not intended to place the minority in the more advantageous positions या the majority। कहने का मतलब है कि जो राइट दिया गया आर्टिकल 30 में, वो क्या है, वो इस बात को इंश्योर करता है कि जो अधिकार दिया गया है माइनॉरिटीज को सिर्फ इक्वल आने के लिए, ताकि वो मेजोरिटी के इक्वल आ सके, ना कि कोई माइनॉरिटीज को एडवांटेज देने के लिए। जो राइट है आर्टिकल 30 में, वो क्या है, वो कहने का मतलब है कि ये अधिकार जो दिया गया, ये अधिकार सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि क्या हो सके, माइनॉरिटी और मेजोरिटी एक इक्वल पोजीशन पे आ सके, एक इक्वल जगह पे आ सके। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी को एडवांटेज देकर के हमने ऊपर चढ़ा दिया और मेजोरिटी को एडवांटेज डिसएडवांटेज देके नीचे चढ़ा दिया, या ऐसा भी नहीं है कि मेजोरिटी का एडवांटेज देकर के ऊपर चढ़ा दिया और माइनॉरिटी को डिसएडवांटेज देके नीचे करा दिया। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है, वो क्या हो, एक बराबर जगह पे हो। ठीक है। उसके बाद देयर इज नो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ माइनॉरिटीज। कोई रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं है माइनॉरिटीज के फेवर में। ठीक है। द जनरल लॉ ऑफ द लैंड रिलेटिंग टू नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, सैनिटेशन, टैक्सेशंस applicable to all will equally apply to minority institutions also। मीन्स जो जनरल लॉ है, जनरल नियम है, जैसे पब्लिक ऑर्डर है, सोशल वेलफेयर है, नेशनल सिक्योरिटी है, नेशनल इंटरेस्ट है, मोरालिटी है, हेल्थ है, सैनिटेशन है, ये जो जनरल चीजें हैं, ये जनरल चीजें सबके लिए सेम है, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजोरिटी हो। द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज नॉट एब्सोल्यूट। मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करना और एडमिनिस्टर करना, ये क्या है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं है। ठीक है। नॉर इट इंक्लूड द राइट टू माल एडमिनिस्टर। ना कि ये भी नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, आप उसको माल एडमिनिस्टर कर सकते हो, आप उसको बुरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, ये भी अधिकार नहीं है। देयर कैन बी रेगुलेटरी मेजर्स फॉर इंश्योरिंग एजुकेशनल कैरेक्टर्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड मेंटेनिंग एकेडमिक एक्सीलेंस। मींस एकेडमिक एक्सीलेंस को मेंटेन करना है, उसके बाद रेगुलेटरी मेजर्स को मेंटेन करना है, एजुकेशनल कैरेक्टर्स को मेंटेन करना है, उसके स्टैंडर्ड को बनाए रखना है। ऐसा नहीं है आपको अधिकार दे दिया तो आप कुछ भी करो, ये नहीं है। देयर कैन बी checks on administrations as are necessary to ensure that the administration is efficient and sound। हमेशा चेक्स एंड बैलेंस होगा स्टेट का भी कि आप क्या कर रहे हो, आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो कि इलीगल है, तो हमेशा क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा, हमेशा क्या होगा, हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चेक रहेगा। सो एज टू सर्व द एकेडमिक नीड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ताकि जो एकेडमिक नीड्स है इंस्टीट्यूशंस का वो अच्छी तरीके से चल सके। रेगुलेशन मेड बाय द स्टेट कंसर्निंग जनरली the welfare of students and teachers, regulating lying down eligibility criteria and qualifications for appointment is also conditions for the service of employee, both teaching and non-teaching। मीन्स क्या कर सकते हैं, रेगुलेटरी कभी कभी स्टेट क्या कर सकता है, रेगुलेशन में कंसर्न दिखा सकता है। जनरली वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का वेलफेयर कैसे होगा, टीचर्स का वेलफेयर कैसे होगा, नॉन टीचिंग स्टाफ का वेलफेयर कैसे होगा, इन सब चीजों को क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है स्टेट। ठीक है। उसके बाद रेगुलेशंस टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने के लिए रेगुलेट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद ऑपरेशंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइबिंग सिलेबस, करिकुलम, स्टडी फॉल अंडर दिस कैटेगरी, ये सारा चीज क्या कर सकता है, जैसे रेगुलेशन है, जैसे सिलेबस है, जैसे क्या कर सकता है, करिकुलम है, वो सबको कौन कौन एडमिनिस्टर कर सकता है, स्टेट एडमिनिस्टर कर सकता है। सच रेगुलेशन डू नॉट इन एनी मैनर इंटरफेयर विद द राइट अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1। ये सारी चीजें आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंडर नहीं आता। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी कंडीशन क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट बीइंग मेट, द अनएडेड मिलिट्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल हैव द फ्रीडम टू अपॉइंट टीचर्स लेक्चरर्स बाय अडॉप्टिंग एनी नेशनल प्रोसीजर्स ऑफ द सिलेक्शन। मींस कहने का मतलब है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या कर सकता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन या क्वालिफिकेशंस को प्रिस्क्राइब कर सकता है स्टेट अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। और क्या है, फ्रीडम है, क्या कर सकता है, उसके पास माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पास फ्रीडम है, वो क्या करे, अपॉइंट करे टीचर्स को, लेक्चरर्स को अपॉइंट करे, और किस तरीके से सिलेक्शन होगा उसको भी वो मैनेज कर सकता है, कौन, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। एक्सटेंशंस ऑफ एड बाय द स्टेट डज नॉट ऑल्टर द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मींस माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का कैरेक्टर
और उसका नेचर चेंज नहीं हो सकता, चाहे कितना भी फंड मिल जाए गवर्नमेंट से, स्टेट से। द कंडीशन कैन बी imposed by the state to ensure proper utilization of the aid without however diluting or abrogating the right under article 31। दैट मीन्स है स्टेट क्या देखेगा कि हमने जो एड दिया है उसको क्या करे, प्रॉपर मेंटेनेंस में जाए, वो प्रॉपर जगह पे यूज हो। ठीक है, ये हमारा लेक्चर यहाँ तक खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे लेक्चर 18। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत, कीप स्टडिंग।